मेरा राब्ता कश्मीर के साथ और जम्मू के साथ 1993 से है। अब कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनसी ने तो डिक्लेयर कर दिया 370-35 से आएंगे तो वापस आएंगे। दम पे सरकार बनेगी, जम्मू से इतना भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और कश्मीर में इस बार हम डबल डिजिट पे खाता खोलें। कूच बिहार के अंदर जो रेप हुए हैं उसके अंदर टीएमसी के लोग इन्वॉल्व हैं। 2026 के अंदर कास्ट सेंसस होगा और कास्ट सेंसस का ठीक उपयोग समाज के हित के लिए होगा। तो इमरजेंसी के अंदर जो आपने देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंटा था, कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ 1947 विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो पिछली बार भी हमने उप मुख्यमंत्री दे ही दिए थे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इस बार भी जब समय आएगा उस प्रोसेस में हम मुख्यमंत्री भी देंगे आपको। जम्मू को ऊपर ध्यान दिया जाएगा और पूरा बराबर ध्यान दिया जाएगा और जम्मू भी कश्मीर के तर्ज पे आगे बढ़ेगा। जितना डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ इनकी सरकार में रहते हुए, उससे ज्यादा डेवलपमेंट की जम्मू में होगा। एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और सबके लिए बराबर सरकार होगी, कहीं किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह जी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पे ये खासी इनकी पैनी नजर है और काफी समझते भी हैं। 2008 में ये सह प्रभारी भी रहे हैं जम्मू कश्मीर और बहुत इनके ट्रेवल्स हैं, बहुत असाइनमेंट्स इनको मिली हैं। आज हम उन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि जम्मू में चुनावों का दौर है और ये जम्मू में ही है, तो लकीली हमसे मुलाकात हुई है, तो मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, ये जो अभी चुनाव है जम्मू कश्मीर में, जो बातें आ रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो चुका है, क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा राब्ता कश्मीर के साथ और जम्मू के साथ 1993 से है जी। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब भी मैं यहाँ पर, तब मैं अखबार में काम करता था। अच्छा जी। और तब से मेरा राब्ता, और श्रीनगर में मैं घाटी में था और उन दिनों में जो सो कॉल्ड रेडिकल्स इनसे बातचीत भी होती थी। और वह बातचीत इसलिए होती थी कि हमारा अखबार प्रतिबंधित, इंडियन एक्सप्रेस में था, जनसत्ता में था, हमारा अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। अच्छा। तो उस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए मैं यहाँ भेजा गया। मैं आपको स्टूडेंट लाइफ से भी काफी परिचित हूँ। आप जिस पदों पे भी रहे हैं, मतलब राजनीति में जम्मू कश्मीर को लेकर आपके पास खासा ज्ञान है। चलिए, ज्ञान मतलब ज्ञान आपके हिसाब से ज्ञान है, हमारा वो काम है। फर्क ये कि हमारा वो ओवर ए पीरियड, अब आपका वो काम है इस समय जम्मू कश्मीर को दुरुस्त करना। और जो 370 के बाद जम्मू कश्मीर ने जो नया आयाम देखे हैं, निसंदेह। देखिए, 370 का और 35 का मेरे साथ तो बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। 2011 के अंदर पार्टी ने तय किया कि तिरंगा लहराया जाएगा जी। और मुझे याद है उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, 26 जनवरी 2011 की बात थी। इन्होंने जितने लोग हमारे आए, इंक्लूडिंग सुषमा जी, अरुण जी, अनुराग ठाकुर, सबको अरेस्ट कर लिया। मैं जानता हूं कठुआ में ही मैंने तब भी अनुराग ठाकुर का जेल में इंटरव्यू किया जी। था। जी, सबको पैकअप कर दिया। तो पार्टी ने ड्यूटी लगाई कि तिरंगा लहराना है और उस दिन तिरंगा लहराया और लाल चौक पे लहराया। हाँ, उसके बाद लगभग 4 घंटे इन्होंने मुंशीराम बाग थाने के अंदर जो ऐसे पीटा जैसे कोई जानवर पीटते हैं, और ऐसा लग रहा था कि मुंशीराम बाग थाना ने कोई लाहौर का थाना है, तिरंगा लगाकर गलती कर दी, ऐसी पिटाई कर रहे थे। ये स्थिति थी। हाँ, और ये मतलब तिरंगा लड़ाने पर ये स्थिति थी। हाँ, परंतु उसके फलस्वरूप मुझे एक बहुत अच्छा उपहार या एक अच्छी मेमोरी मेरे को मिली कि जिस दिन 370-35 से हटा, तो उस दिन निर्मल सिंह जी ने अपनी गाड़ी से एक फ्लैग उतारा था। अगर आपको याद हो, एक सीन याद हो, अपनी गाड़ी से मास्क उतारा था। एग्जैक्टली, जम्मू कश्मीर का फ्लैग। मैंने जब वो देखा, मैंने उनको तुरंत फोन किया, मैं कहा ये झंडा मेरे को भेज दीजिए आप। तो उन्होंने बकायदा हस्ताक्षर करके, मेरे पास आज भी मेरे पास मेरी कलेक्शन में है, उनके साइन है नीचे, एंड उस पर लिखा, और बड़े प्यार से अपना प्यार देते हुए लिखा कि टू आरपी सिंह हु फॉट फॉर अवर कॉज, ऐसा उन्होंने लिखकर और नीचे तारीख डालकर। 370 हटने के बाद आज पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कितना अंतर समझ रहे हैं? बहुत फर्क है। आप सोचिए, यही घाटी थी जहां पर पत्थरबाजों की बौछार रहती थी, यही घाटी थी जहां पर हड़ताल रहती थी, हड़ताल का कैलेंडर निकलता था, यही घाटी थी जहां पर निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे लगते थे, यही घाटी थी हमें क्या चाहिए, आज़ादी, ये नारे लगते थे। मतलब मैं तो, क्योंकि अभी श्रीनगर जाना नहीं हुआ, पर अगर श्रीनगर में सिनेमा हॉल चल रहे हैं तो कमाल का चेंज है। और श्रीनगर में राहुल गांधी रात को जाकर आइसक्रीम खा पाते हैं। आई विटनेस हूँ मैं। पिछले साल
जब 15 अगस्त की बात थी तो मैं 11 अगस्त को श्रीनगर लाल चौक में गया, मैं डल लेक पे गया सर, रात को 2 बजे तक दुकानें खुली थी और टूरिस्ट भरमार थी। ये वही इलाका है लाल चौक से, झंडे का नाम लेके ही कर्फ्यू लग जाता लाल चौक से डल लेक तक। मैं वहाँ एक होटल था अदूस, हाँ। और वो एक अकेला मात्र होटल चलता था 1993 में, जब मैं वहाँ आया था इनसे बातचीत करने के लिए, प्रतिबंध हटाने के लिए। तो सारी रात बम पटाखे चलते थे, सारी रात गोलाबारी होती थी, और सारी रात सो नहीं पाते थे हम लोग, क्योंकि सारी रात आवाजें आती थी। मैं खुद रात को 1 बजे श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ थे तो जो अब डीसी थे, उनका इंटरव्यू रात को 1 बजे लाल चौक पे खड़े होकर कर रहा हूँ, वो क्रिकेट खेल रहे हैं विदाउट सिक्योरिटी। ये चेंज है। अब ये आपने खुद बता दिया, उस लाल चौक के साथ ही अदूस है, और वहां पर सारी रात अगर ऐसा लगता था जैसे कि दिवाली के नाते नहीं करना चाहिए, परंतु बम पटाखे आपस में फोर्सेस के और मिलिटेंट्स के बीच में गोलीबारी होती थी। तो वो समय था, और वो भी समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुरली मनोहर जोशी जी ने इसी लाल चौक पे गोलीबारी के बीच में तिरंगा लहराया था। 93 के अंदर उसी के बीच में तिरंगा लहराया था। और मेरी एक मेमोरी और है वहाँ की, जब 93 में वहाँ था मैं, यही महीना था, अगस्त सितंबर का ही महीना था, ये एग्जैक्टली महीना था। तो माननीय मोदी जी और मदन लाल खुराना जी वहाँ पर पार्टी के पर्यवेक्षक के नाते आए थे, अच्छा, टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड सिचुएशन। और मैं उनसे तब मिलने गया था, वो गेस्ट हाउस में मिलने गया था उनसे, और उनको जो मेरे को समझ लग रहा था तब यहाँ पर रहते हुए कि क्या स्थिति है, तो मैंने उनको एक नोट देकर आया था कि ये स्थिति है ज़मीन पर। ये 1990 से सितंबर की, अगर मुझे ठीक ढंग से याद है, अगस्त एंड या सितंबर की बात है ये। तो मेरा नाता उस ढंग से है, और मैंने श्रीनगर को बदलते देखा है। श्रीनगर में आस्ता आस्ता चीज़ें बदलती देखी हैं। और इसी श्रीनगर के अंदर मैं अपने बच्चों के साथ आया था, मेरे पास आर्मी का कॉन्वॉय था, और हमारी गाड़ी के आगे उस रास्ते पे लैंडमाइन लगा हुआ था। ये किस्मत अच्छी थी कि आर्मी का कॉन्वॉय साथ था, इसलिए बचाव हो गया। और उसी के अंदर जब हम श्रीनगर एंटर कर गए, तो उस गाड़ी के अंदर नज़ीर रहना, उस समय हमारे पार्टी के कुलीग थे मेरे, मुझे याद है उनके स्कॉर्पियो गाड़ी थी, वो गाड़ी पे पथराव हुआ, पूरी गाड़ी तोड़ दी गई। ये वही कश्मीर है, ये वही कश्मीर है। जब हम वापस जा रहे थे तो रास्ते भर में टायर जल रहे थे, और रास्ते भर सारे रास्ते बंद कर रखे थे। ये उन्हीं दिनों, और मेरी फैमिली, और मैं फैमिली के साथ आया था अपनी, उसी के बीच में। ये आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और मैंने अभी आपको पिछले साल के एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि कितना बदलाव है। जब इतना बदलाव सामने दिख रहा है तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी? आप इसको सीटों से मत जोड़ो, मैं अभी सीट से भी आपको उसका रिलेशन बताता हूँ। तो ऐसा सोचिए ना, कभी किसी ने सोचा 2 करोड़ टूरिस्ट आएगा, 2 करोड़ टूरिस्ट आएगा? अच्छा, ये कहते हैं कि क्या फर्क पड़ा? और उस 2 करोड़ जो एक टूरिस्ट आ रहा है, वो आपकी इकोनॉमी को पुश कर रहा है। वो आज वहाँ पर जगह नहीं मिलती, वहाँ पर लोकल इकोनॉमी कितनी पुश हो रही होगी इस 2 करोड़ टूरिस्ट के साथ। पिछले साल जो डल लेक में शिकारा चलाते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैं इंटरव्यू कर रहा था रूटीन में, मैंने कहा कि कितना बदलाव लग रहा है 370 से पहले और अब। तो उनके जवाब क्या थे कि ये पहला साल है, हमने बिना हड़ताल के, बिना स्ट्राइक के पूरा साल काम किया है। तो जब पूछता हूं तो आप वोट किसको करोगे, तो मोदी जी का नाम नहीं आता था। चलिए, ऐसा है कि समय लगता है। असल में क्या है कि कई सालों की जख्म है, कई सालों के दिक्कतें हैं, कई सालों की समस्याएं हैं। अब वो आस्ता आस्ता समय लगेगा। जब 1 सीज़न, 2 सीज़न, 3 सीज़न, 4 सीज़न लगातार वही रिपीट होगा, तो उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा भी चीज़ें कैसे बदल रही हैं, क्योंकि अब बदल दिख रहा है उनको। अब वो उमर अब्दुल्ला हार चुके हैं, महबूबा मुफ्ती हार चुकी हैं। ये पहले भी हार चुके हैं। अगर आप ध्यान करो, जब पंचायत इलेक्शन हुआ था जी, तो तब नए टाइप की लीडरशिप खड़ी हो गई थी। इन्होंने तो बहिष्कार किया था, इन्होंने कहा था 335 से हटेगा नहीं तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब वहाँ पर नए प्रकार की लीडरशिप खड़ी हुई जो इनकी लीडरशिप को चैलेंज दे रही थी, तो उनको डर लगने लगा। उसका डीडीसी का इलेक्शन लड़े, उसके बाद इन्होंने गुपकर अलायंस भी बनाया है उसके बाद। और अगर आपको याद हो, डीडीसी इलेक्शन के अंदर भाजपा लगभग 74 सीटें जीती थी। और उनके आरोप हैं कि और कोई लड़ा ही नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतना। अरे तो इनके भी तो 57 जीते थे, वो कैसे बोलते हैं? इनके भी तो 57 जीते थे, लड़े तो तभी 57 जीते थे ना जी। रेवोल्यूशनरी चेंज था जम्मू कश्मीर में। तो वो चेंज ये था कि डेमोक्रेसी जमीन पे जारी थी, डेमोक्रेसी गांव के पंचायत तक जारी थी, डेमोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
जारी थी। अब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में चुनाव भी लड़ रही है, डट के लड़ रही है। हाँ, तो क्या ऐसा लग रहा है कि वहाँ? देखिए मैं तो मतलब जो कई सारे नए कैंडिडेट हैं उसमें एक मेरा दोस्त है, अच्छा, उसका नाम है सूफी यूसुफ जी, जब 2008 के 2006-7 के अंदर वहां पर लाल चौक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात का, और मैं 2008 के अंदर यहाँ प्रभारी बनकर आया था, 2007 के एंड की बात है जी, तो मैं 2008 मुझे याद है जनवरी के महीने के अंदर शुरू की बात है, मैं सोहेबुग गया था। सोहेबुग सलाउद्दीन का गांव है जी, और मैं वहाँ कह कर आया कि, और वहाँ पब्लिक मीटिंग की हमने, और मैं वहाँ कह कर आया सलाउद्दीन के गांव में कि सलाउद्दीन 26 जनवरी को मैं लाल चौक पे तिरंगा लहराने आ रहा हूँ, मेरा एक फर्जंद है, मैं एक ही बेटा है मेरा, मैं उस बेटे को अपने साथ ला रहा हूँ और तुम्हारी गोली का इंतजार करूंगा, अगर हिम्मत हो तो गोली चलाना। और आप मानो कि 2008 26 जनवरी को, जबकि 2006 और 7 में वहां पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया था लाल चौक पे। वहाँ तो भी ये पहले रूटीन 2008 के अंदर हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराने दिया और एक भी आदमी बाहर से नहीं था, स्वाय पवन खजूरिया जो अभी इस बार कैंडिडेट भी हो गए हैं, उधमपुर से, हाँ वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनको मैं ले गया साथ में। बाकी सबके सब लोकल क्षेत्रीय वहाँ के लोग थे, श्रीनगर के लोग थे। सूफी हमारा वहाँ का एरिया प्रेसिडेंट था, अच्छा, वहाँ का अध्यक्ष था जी, तो वो सदर था वहाँ का, तो वो मेरे साथ था और हम वहाँ पर एक रात पहले 25 तारीख को राजबाग में 2 होटल में ठहरे, रुके रात को, एक रात पहले। और 26 जनवरी को अगर आप वो सीन अगर आप अपने इसमें चला सके तो लोगों को समझ लगेगा। आप सोचिए वो जो पुल है, जीरो ब्रिज कहते हैं उसको, उसके ऊपर अगर आप देखें 1000 से ज्यादा लोग 26 जनवरी वाले दिन आई लव इंडिया, भारत माता की जाके नारे लगाते हुए और ऊपर तिरंगा हाथ में और भाजपा की टोपी पहने हुए वो गए वहां पर। मैं शुरू से इस चीज पे सहमति बनाता आया हूं कि वहां की जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस थे वो हमेशा इनको गुमराह करते रहे हैं, किसी ने डेवलपमेंट की तरफ फोकस नहीं किया। लेकिन अब दौर डेवलपमेंट का है, विकास का है, बावजूद इसके वहां पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ डर के मारे कोई खड़ा नहीं होता, ये क्या है ऐसा? देखिए मैं ऐसा बताता हूँ, एक चुनाव हुआ जिसमें मुफ्ती साहब लड़े थे अनंतनाग से, अगर आप बाई इलेक्शन हुआ था और हमने सूफी को टिकट दी थी वहां पर जी। मुझे याद है कि नड्डा जी तब हिमाचल में थे तो हमने नड्डा जी कहा कि नड्डा जी एक पब्लिक मीटिंग आप करो। 5000 से अधिक लोग आए पब्लिक मीटिंग में अनंतनाग में उस काल में, और नड्डा जी बड़े स्तब्ध थे कि इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो गए। मैं कहा ये सूफी और हमारी जो टीम है उनकी मेहनत है। सुन लीजिए, पर वोट हमको पड़ा 2700 कुछ वोट पड़ा, लोग 5000 इकट्ठे 2700 वोट पड़ा, पर उस समय भी 2700 वोट पड़ना अपने आप में बड़ी बात अचीवमेंट थी। परंतु मुझे लगता है आस्ता आस्ता बदल आ रहा है, बदलाव में समय लगेगा, आस्ता बदल आ रहा है। पर मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस को लेकर। हाँ, अब ये अलायंस की बात करते हैं तो अब कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनसी ने तो डिक्लेयर कर दिया 370-35 से आएंगे तो वापस लाएंगे। अब ये कांग्रेस को डिक्लेयर करने का कांग्रेस का स्टैंड क्या है इसके ऊपर? कांग्रेस अभी तक तो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया नहीं और ना कोई एजेंडा डिक्लेयर किया कि हमारा गवर्नेंस का एजेंडा क्या होगा, वो भी डिक्लेयर नहीं किया। और ये भी बताना पड़ेगा कि ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ऑटोनॉमी के अंदर ऑटोनॉमी का जो चैप्टर है उसके अंदर 1953 से पहले की वो चाहते हैं कि 1953 से पहले का स्टेटस हो। इसका मतलब कि कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा जी, पीएम होगा, कश्मीर का अलग झंडा होगा, फिर वापस से रणवीर पैनल कोड या जो यहाँ पर आरपीसी के जो आरपीसी आरपीसी वो चलेगा, भारत संविधान नहीं चलेगा, यहाँ लागू नहीं होगा। या फिर वापस से दलितों के साथ वैसे व्यवहार होगा जैसे पहले होता था कि दलित का बेटा जहाँ वाल्मीकि का बेटा सिर्फ झाड़ू ही लगा सकता है, उसको नौकरी नहीं मिल सकती। ये इनको तय करना है। वैसे तो बड़ी संविधान की बात करते हैं, वैसे तो बड़ी बात करते हैं कि नहीं हम तो ओबीसी की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं। फिर इसके बारे में कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। और यही नहीं, सिर्फ कांग्रेस को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि जो फारूक साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ इनक्लूजन है, ये फारूक साहब का बयान आया था थोड़े दिन पहले। अच्छा। अब उसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा अगर उनके साथ अलायंस किया कि क्या उस बयान के पक्ष में है या नहीं है। या जब फारूक साहब का एक बयान और आया था जिसमें फारूक साहब ने कहा था कि चाइना शुड इंटरवीन इनटू, वो चाइना के और पाकिस्तान को तो शुरू से ही कहते हैं कि इनको इंटरवीन करना चाहिए। चाइना को नहीं, पाकिस्तान को इंटरवेंशन की, पाकिस्तान से हमको रास्ते खोलने की इस बात करते हैं। चाइना का इंटरवेंशन बोल दिया था उन्होंने। अच्छा। अब ये रिश्ता क्या है, ये जवाब तो
फारूक साहब और राहुल गांधी को देना पड़ेगा, क्योंकि एक करारनामा राहुल गांधी ने भी साइन कर रखा है चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। अब ये दोनों तार मिले हुए हैं आपस में, नहीं तो ऐसे। ओमर अब्दुल्ला ने बोला है कि राम माधव जम्मू कश्मीर में इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में अलायंस हो सके, कोई बातचीत चले। आज हमारे जो पार्टी के कैंडिडेट हैं यहाँ पर जी, राणा साहब ने, धुंधर राणा साहब ने सब कुछ स्पष्ट किया कि किस प्रकार से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दिल्ली जाकर माथा देखते थे और कह रहे थे कि 15 विधायक हमारे साथ, आप मुख्यमंत्री अपना बनाओ और सरकार बनाओ। ये तो मैं नहीं कह रहा। ये ऐसा तो नहीं है कि वो बोलते रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी और एनसी की ही सरकार बन जाए। नहीं, वो कैसे बनेगी? हमारा तो 370-35 का कोई मामला हो नहीं सकता। हम तो ऑटोनॉमी की बात कर नहीं रहे किसी भी कीमत पे। और जो दूसरी बात है, जो मूल बात है, अभी आज धर्मेंद्र राणा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस प्रकार जाकर माथा देखते थे, किस प्रकार जाकर रिक्वेस्ट की इन्होंने जाकर कि किसी प्रकार से भी हमारे 15 में ले लो और चीफ मिनिस्टर अपना बना लो आप। मुझे नहीं पता था कि आज रेवोल्यूशन, मेरी भी रेवोल्यूशन थी, क्योंकि देवेंद्र राणा तो इनके साथ ही थे। एग्जैक्टली, इनके हर चीज में इनके साथ रहे, इनके खास थे, इनके हर चीज में इनके हाँ, तो उनके ब्लू आइट बॉय कह लें या उनके जब सबसे सब कुछ इन्हीं पे केंद्रित था, सब कुछ इन पे सभी यही देखते थे देवेंद्र राणा। तो फिर उनकी बात पे यकीन करना पड़ेगा हमको। तो क्या है कि उमर अब्दुल्ला ये तय है कि एनसी और भारतीय जनता पार्टी में कोई इलेक्शन अलायंस नहीं होगा। मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा, मैं आज बता कर जा रहा हूँ, मैं आपको आपके साथ 8 के बाद 10 तारीख के आसपास बैठ जाऊंगा, वापस आऊंगा पक्का जी। सरकार हम अपने दम पे बनाएंगे, मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे सरकार बनेगी। जम्मू से इतना भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और कश्मीर में इस बार हम डबल डिजिट पे खाता खोलेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बात नोट कर लेना, जब मैं 2008 के अंदर यहाँ पे सैपरबारी था शांता जी के साथ, तब भी ऐसे ही कहते थे लोग कि अरे आप 3-4 सीट जीत जाओगे, 5 सीट जीत। मैंने कहा था हम डबल डिजिट लेकर आएंगे और हम 11, मेरा 15 का टारगेट था, हम 11 लेकर आए थे ये। और मैं तब बोलता हूँ ऐसा होता है तो निसंदेह एक रेवोल्यूशनरी बदलाव जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा। आपको क्यों लगता है कि कश्मीर के लोग बदल नहीं चाहते? कश्मीर क्या चाहते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। लेकिन वो कोई खौफ है जिनके आगे नहीं आते? खौफ नहीं है, वो साइलेंट है। जब मौका मिलेगा वो ठीक जगह बटन दबाएंगे। सर, ये पिछले चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कश्मीर से नहीं खड़ा देश में कई सीटों पर नहीं लड़े थे। लेकिन उधर जब मैं एक आदमी से पूछ रहा हूं कि भाई मोदी जी ने इतना काम कर दिया है तो तुम उनको वोट क्यों नहीं दोगे? कहते नहीं, मोदी जी ने सबको खरीद लिया। मैं कि किन को खरीदा? कहते उन्होंने आतंकवादियों को भी, यहाँ के राजनीति में। कि फिर आपको समझना चाहिए ना, जो बिक रहा है वो आपका हितैषी नहीं है। अगर आप उनको फिर भी अपना हितैषी मान रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि वो बिक रहे हैं, वो बिक गए हैं, मोदी जी ने खरीद लिया है, तो मैं क्या फिर वो आपके लायल कहाँ हुए? चलिए, मेरा एक कहना है कि जरा आप कृपा कर दोबारा जाइए कश्मीर इन दिनों में जी। जो 18 साल से 25 साल की उम्र का, उससे पूछिएगा। आपने पूछा, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है आपने पूछा जो 50 साल की गेट, नहीं 50 नहीं, 40-45 का होगा। हाँ, बट 30 साल से कम कोई नहीं मुझे दिखा। हाँ, तो वो आप 18 से 25 साल से बीच में पूछेंगे ना, वो आपको बताएंगे। उन्होंने बदल देखा है, उन्होंने देख लिया कि कैसे बदल हो रहा है। आज वो समझ पा रहे हैं कि वे देश के साथ मेन स्ट्रीम हो गए हैं। आज क्रिकेट की टीम भी है और फुटबॉल की टीम भी है और लड़कियों की टीम भी है, और लड़की भी स्पोर्ट्स में, बेटियां भी स्पोर्ट्स में पूरा भागीदारी करती हैं। हम चाहेंगे कश्मीर में बदलाव और जम्मू कश्मीर एक शांति की तरफ अग्रसर रहे। लेकिन मैं अब आपको थोड़ा वेस्ट बंगाल पे जो ममता बनर्जी ने एक बिल पेश किया था वुमेन रेपिस्ट के अगेंस्ट, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सब कुछ कर रही है। मूलतः बिल लाई, अच्छी बात, हमारी पार्टी ने उस बिल का समर्थन भी किया, कुछ हमारे प्रश्न है बिल को लेकर, परंतु जो मूल बात है वह उस प्रिंसिपल को क्यों बचा रही थी? वो जो यहाँ रेप हुआ, वो एविडेंस मिटाने के लिए वो जो टीम आई, जो लोग आए बाहर से, जिन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ करी और वो पूरी जगह रैंसैक करी, वो कौन थे? वो इन्होंने अपने नाम के लिए अरेस्ट कर लिए कुछ लोग, परंतु वो कौन लोग हैं? और ऐसा कैसे हो गया कि 5000 की भीड़ चली आ रही है कलकत्ता की सड़कों पर, पुलिस को पता ही नहीं लगा? वो इसका मतलब वहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है वो या तो मिला हुआ है या फिर वो फेलियर है उसका, और फेलियर है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए। मिला हुआ है तब भी उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और आज वहाँ पर लोग यही मांग रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं कलकत्ता के, वो यही मांग रहे हैं कि वो जो गोयल साहब हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो जो कमिश्नर हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एविडेंस खराब किए गए। वहाँ पर जो एविडेंस थे, जिस प्रकार से रैंसैकिंग की गई, जिस प्रकार तोड़फोड़ की गई 14 की रात को,
14 की लेट नाइट को जो तोड़फोड़ की गई, तो दिखता है कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहां पर बाद में जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के खिलाफ खुद प्रोटेस्ट किया, होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, लेडी वुमेन चीफ मिनिस्टर है, और सड़कों पर प्रोटेस्ट करने निकली हुई है। तो उस समय तो पुलिस रेड कारपेट बिछा रही थी उनके लिए पूरा प्रबंध कर रखा था। जब कलकत्ता की जनता प्रोटेस्ट कर रही हो तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। और कृपा करके देश से देख लीजिए ना कि औरतों को जो पुलिस वाले हैं वो महिलाओं को बालों से घसीट कर ले जा रहे हैं, जहाँ एक व्यक्ति को पूरी तरह नग्न किया। कहा है ममता बनर्जी ने ही कि ये जूनियर डॉक्टर जो प्रोटेस्ट पे बैठे थे, ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि है जो हमने बिल उन्होंने उस बारे में नहीं कहा जो उनके एक एमएलए ने कहा कि ये तो बूचर्स हैं, उसके बारे में नहीं बोला ना। उनके एक एमएलए ने कहा, एक महिला एमएलए ने कहा कि ये तो बूचर्स हैं, ये तो कसाई हैं, ये भी बोला। उसके बारे में कोई नहीं स्टेटमेंट देती, उसके खिलाफ कोई नहीं एक्शन लेती। असल में क्या है कि ये सब दिखावा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। नहीं तो संदीप घोष को प्रोटेक्ट क्यों करती रही वो? क्या कारण था? जो लाशों का सौदा करता था, जो डेड बॉडीज के ऊपर सौदा करता था, उनके ऑर्गन्स का सौदा करता था, उसको क्यों प्रोटेक्ट करती रही? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं डेड बॉडीज पे जो कट मनी जाता हो कहीं किसी सिस्टम में पहुंचता हो। नहीं तो इस हद तक जाकर शील्ड करना कि एक व्यक्ति के रहते हुए उसके कॉलेज के अंदर उसके रेप हो जाए, हत्या कर दी जाए, उसके बाद उसको कहीं दूसरे अच्छे हॉस्पिटल में उसको कॉलेज में प्रमोट करके भेज दिया गया, 4 घंटे के अंदर प्रमोट कर देगा। और पहले भी उसकी शिकायतें आती थी, तब भी उसको हटाया जाता था। और ये हम नहीं कह रहे, तो अब सबूत खड़े हो गए, सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया उसको, कोई सबूत इतने हैं करप्शन के, भयंकर करप्शन के सबूत हैं। तो आज जो ये सारी घटना चक्र हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वहां का जो हेड था, प्रिंसिपल था, वो कंप्रोमाइज था। और कंप्रोमाइज क्यों था इसका उत्तर तो कलकत्ता की जनता जानती है कि कहाँ और कैसे क्यों कंप्रोमाइज था। तो ममता बनर्जी के लिए, और ये नहीं कि रुक गया, और लगातार पिछले 1 हफ्ते में जितने रेप हुए हैं वहां पर, उस रेप के बाद वो दिखता है। और उनके उन रेप के अंदर जो हुए हैं, कलकत्ता के अंदर जो रेप हुए हैं, उसके अंदर कूच बिहार के अंदर जो रेप हुए हैं, उसके अंदर टीएमसी के लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें टीएमसी के नेता इन्वॉल्व है। तो क्या है कि अगर आपने कल्चर ही खड़ी कर दी इस प्रकार की, तो कल तक माँ माटी मनुष्य की बात करती थी ममता बनर्जी, आज ना माँ की परवाह है, ना माटी की परवाह है, ना मनुष्य की परवाह है वहां पे। सर, राहुल गांधी का ने जो कास्ट सिस्टम के लिए काफ़ी देर से लगे हुए हैं कि इनकी जनगणना होनी चाहिए, इनका अलग सिस्टम होना चाहिए, उसको कल संघ ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने जरूर ये कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछड़े वर्ग का या जातिवाद में जो पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान के लिए जरूर कुछ न कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और अमित शाह जी का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट 2026 के अंदर कास्ट सेंसस होगा, परंतु और अभी नीतीश कुमार जी ने अपने कास्ट सर्वे कराया तो उस पर अमल भी करना शुरू किया, परंतु इनके तो कर्नाटक में हुआ कास्ट सर्वे, कर्नाटक में हो, अब तक वो पब्लिक क्यों नहीं किया इन्होंने? मेरा चैलेंज स्वीकार करे, राहुल गांधी उसको सिद्धारमैया को बोले कि उसको पब्लिक करे और उसके हिसाब से एक्शन ले। क्या कहते हैं, जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी करें, वो करें। वो वहां पर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सीरियस नहीं है, सब राजनीति कर रहे हैं, कोई राजनीति कर रहे हैं। और 70 साल इन्होंने राज किया, तो इनके तो दादी जी और इनके पिताजी कहते थे कि हम तो ना हाथ पे ना जात पे ना पात पे, हम मोर लगेगी हाथ पे, ये तो नारे लगाते थे, ना जात पे ना पात पे। और आज बात करते हैं, और परंतु हम लोग कमिटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2026 के अंदर कास्ट सेंसस होगा और कास्ट सेंसस का ठीक उपयोग समाज के हित के लिए होगा। आपने अभी राहुल गांधी के दादी जी की बात करी, तो उन्हीं पे एक इमरजेंसी मूवी आ रही है कंगना रनौत की, उसको अभी तक सेंसर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है। क्या वजह है? आप क्या चाहते हैं? ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कांग्रेस दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, और कांग्रेस निरंतर, अब देखिए कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कांग्रेस के जो लीडर पंजाब में हैं वो एसजीपीसी को कह रहे हैं कि नहीं आप मूवी पर प्रतिबंध कराओ, वो कह रहे हैं एसजीपीसी चाहती है। ये पहली बार हो रहा है कि प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि एसजीपीसी चाहती है
अरे किसी ने मूवी का कोई देखा है क्या, कोई ट्रेलर देखा है क्या? ट्रेलर तो रिलीज हो गया। नहीं, ट्रेलर में कहाँ है कुछ है जी। आप मूवी आए उसके हिसाब से देखिए, अगर गलत हो तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल। हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी सिख को कोई बदनाम किया जाए कहीं पे, परंतु आप हमारे कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि इमरजेंसी में जो पाप किया था आपने, जो इमरजेंसी के अंदर जो आपने देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोंटा था, जिस प्रकार से आपने पूरा पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया था और लाखों लोग जेल में डाल दिए थे आपने अखबारों का गला घोट दिया था। मैं याद है इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे ब्लैंक छपा था, एडिटोरियल नहीं छपा था, ब्लैंक एडिटोरियल छपा था। आपने जुडिशरी को कंप्रोमाइज कर दिया था, आपने जुडिशरी को सुपरसीड किया था, आपने आर्मी को कंप्रोमाइज कर दिया था, आर्मी के अंदर जनरल को सुपरसीड किया था, जो जनरल बनना चाहिए था। तो आप चाहते हैं कि मूवी रिलीज हो उसके बाद? नहीं, अगर उसमें कोई प्रश्न है तो जरूर, अगर उठाए तो जरूर उठाए प्रश्न जी। तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा ना जी, मूवी रिलीज होने से पहले कैसे पता लगेगा? और मैं तो अपेक्षा करता हूँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका कोई जेन्युइन प्रोटेस्ट है तो जरूर करें, परंतु हाँ, दूसरों के कहने पे बहकावे में आकर वो कांग्रेस के खेल में मत आए। ये जो आज अकाली कर रहे हैं, आपकी जानकारी, अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा कुछ लोगों ने अरेस्ट दिया तो वो सिख थे। जेल भरो आंदोलन के अंदर जब चलता था, जथेबंदी जाती थी तो सिखों की जाती थी इमरजेंसी के खिलाफ, और मिसेस गांधी ने उसका बदला भी लिया 1984 कर। वो मिसेस गांधी ने अपना बदला भी पूरा किया। ये आप जीबीएस सिद्धू की किताब है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम से, और कुलदीप नायर की भी किताब है, वो जरा पढ़ लीजिए, उसमें सब जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से पूरा पूरा षड्यंत्र रचा सिखों को बदनाम करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड से जो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए हैं, उससे क्या बल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, वहां पर जो लोग हैं झारखंड के, वो लोग बहुत आहत थे कि किस प्रकार से एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाकर फिर वापस हटा दिया। आपने किसी को मुख्यमंत्री बनाया और 3 महीने की तो बात थी कुल, और उसको मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहने देते, और आपने इस हद तब पार कर दी जब आपने इसके ऊपर अपने 2 पुलिस वाले भी लगा दिए, और वो 2 पुलिस वाले होटल में जाकर। जनता पार्टी को क्या बल मिल रहा है? नहीं, क्योंकि जो लोगों की गुस्सा और नाराजगी है वो सामने आएगी, वो चुनाव में सामने आएगी, और वो एक बड़ा चेहरा है, उनके चलते हुए हमको एक एडवांटेज मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। परंतु लोगों में जो गुस्सा है वो उस गुस्से को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जो जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया जी चुनाव के चलते हुए कि नहीं शिबू सोरेन ही वहां पर मुख्यमंत्री रहेंगे, सॉरी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जिस प्रकार किया गया सारा काम, ये कोई भी थोड़ा सा भी गैरत वाला व्यक्ति होगा उसको चुभेगा कि मुझे सिर्फ स्टॉप गए मुख्यमंत्री क्यों बनाया, और क्या फर्क पड़ना था। हरियाणा चुनाव में क्या असर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का? किस तरह के वहां पे आपको अपेक्षाएं हैं? देखिए, चमत्कार होगा, लोग भरपूर आशीर्वाद देंगे। पहली बार हुआ है कि 10 साल के अंदर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का हमारी सरकार पे नहीं, तो पिछली सरकारों पे सरकार चलती थी, लैंड्स के स्कैम, नौकरियों में स्कैम, भर भर कर स्कैम होते थे। ये पहली बार है कि 10 साल में एक भी पैसे का रवादारी सरकार के ऊपर नहीं लगती कि इस सरकार ने यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार किया हो। नौकरियां लगी तो उसमें कोई लेन देन नहीं, किसी का ये नहीं किसी सिफारिश चलती हो, कोई लिस्टें गड़बड़ होती हो। जहाँ वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट की गई तब किसी से कोई रवादारी नहीं, कोई लेन देन नहीं। और जिस प्रकार से ओवरऑल हरियाणा की डेवलपमेंट वहाँ के लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से नेटवर्क बना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, जिस प्रकार से वहाँ पे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, वहाँ के लोग, जनता समझ रही है वहाँ पे इस बात को। अब मैं वापस जम्मू कश्मीर में ही आ रहा हूँ कि यहाँ से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? समय आने में पता लग जाएगा आपको। पिछली बार भी हमने उप मुख्यमंत्री दे ही दिए थे, ऐसा नहीं है। जी, हाँ, तो इस बार भी जब समय आएगा उस प्रोसेस में हम मुख्यमंत्री भी देंगे आपको। और कश्मीर से आप डबल फिगर की उम्मीद कर रहे हैं? सुनिश्चित। मैं आपको अभी मेरा रेंडम अभी नहीं है, आप 2-3 दिन बाद फिर मेरे को मिल लीजिए, मैं आपको सीटों का नाम बता दूंगा कौन कौन सी सीटें हम जीत रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाती है, अगर नहीं है सरकार बनाती है, अगर नहीं है, हम सरकार बना रहे हैं तो क्या बदलाव और देखने को मिलेगा? जो कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ 1947 विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी।
जो विजन प्रधानमंत्री जी का 2047 का है विकसित भारत का, कश्मीर उसमें अहम भूमिका निभाएगा और अग्रसर भूमिका निभाएगा। और कश्मीर में जिस प्रकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के जो चांसेस हैं वो पूरे एक्सप्लोर किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में जो चांसेस हैं, खासकर जम्मू रीजन के अंदर जिस प्रकार के चांसेस हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है वो होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। आप सोचिए कभी किसी और राज्य में दो एम्स हैं, जम्मू कश्मीर में है, IIM है, IITs हो गई, ये कभी सोचे नहीं थे, कॉलेजेस खुल गए, स्कूल्स खुल गए। मैंने कहा डेवलपमेंट हुई है। और आप सोचिए जिस प्रकार का पुल बना नया, एशिया का बिगेस्ट पुल एशिया का रियासी में जो पुल बना, टनल्स बनी है, तो ये सब लोग समझते हैं। पर एक चीज मैं थोड़ा बीजेपी के लिए ही ध्यान में लाना चाहता हूं, जम्मू के लोगों को ऐसा लगता है कि जीतते वोट इनको जम्मू से मिलते हैं लेकिन ये बेनिफिट कश्मीर में जाकर देते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों को क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ भी बराबर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ तो कमी नहीं आती है ना। हाँ, ये जरूर है कि हमने वहां पर थोड़ी हिम्मत कर पत्थरबाजी रुकवाई, उससे कारण से शांति हुई ना पूरे जम्मू कश्मीर में। उस कारण से जम्मू के लोग भी वहां जाकर व्यापार कर पाते हैं। आपको लग रहा है कि जो वहां पर टूरिस्ट आ रहा है, जो सैलानी आ रहा है, उसमें सिर्फ कश्मीर के लोग बेनिफिशियल हो रहे हैं। वो टूरिस्ट आफ्टर ऑल जम्मू से भी होकर जाता है, वो सीधा कश्मीर में सबके सब बाई एयर तो नहीं जाते, ट्रेन से जाते हैं। और रास्ते में आती बार अच्छा वैष्णो देवी का में टूरिज्म बढ़ा नहीं बढ़ा, लोग जो वहाँ पिलग्रिमेज है, जो माता देखने आते हैं, माता को दर्शन करने आते हैं, वो बढ़ा नहीं बढ़ा। निस्संदेह हर चीज बड़ी है, लेकिन लोगों में, जम्मू के लोगों में स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के प्रति थोड़ा सा आक्रोश था कि इन्होंने हमारी कोई नहीं सुनवाई करी। नहीं, आप एक विषय बताइए कि यहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर जरा मैं ऐसा सोचिए, आप जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन कैसा हो रहा है? अभी तो वैसा ही है जैसा पहले जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें एजेंडा में आप देख लीजिए कैसा जम्मू जो है, उसमें जो चेंजेस होनी है उसमें एक ये भी है रेलवे स्टेशन। जम्मू कश्मीर का एयरपोर्ट कैसा हो गया? बदलाव तो हाँ, कहा ही है मैंने, विकास तो बदल हो रहा है, तो विकास हो रहा है। तो वही बाद में जब आपकी सरकार होगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो सबसे बड़ा बदलाव भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी और सबके लिए बराबर सरकार होगी, कहीं किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, जो जम्मू पिछड़ गया डेवलपमेंट के मामले में, मैं मानता हूँ कि जब तक फारूक अब्दुल्ला की और PDP की सरकारें रही, ये इनका फोकस कश्मीर रहा, इन्होंने जम्मू का ध्यान नहीं किया। जम्मू को ऊपर ध्यान दिया जाएगा और पूरा बराबर ध्यान दिया जाएगा और जम्मू भी कश्मीर के तर्ज पे आगे बढ़ेगा। जितना डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ इनकी सरकार में रहते हुए, उससे ज्यादा डेवलपमेंट की जम्मू में होगा। ये थे RP सिंह जी, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। आज इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए कश्मीर को लेकर, जब ये फैमिली के साथ आते, लेकिन इनका दावा है और ये बड़े सुनिश्चित से होकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यहां बनेगी, मुख्यमंत्री भी जम्मू से ही बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं, तो निसंदेह अब 4 अक्टूबर में ज्यादा समय नहीं है, हम देखेंगे कि इनकी बातें कितनी सत्य होती हैं। उसमें एक बात जोड़ दूं, उसमें कश्मीर से भी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। कश्मीर में भी जो ये कह रहे हैं कि डबल फिगर में इनकी सरकार है, वहां जीतेंगे, और ये दावा भी कर रहे हैं कि 1-2 दिन में मैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम भी बता सकता हूं। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि इनकी भविष्यवाणियां सच हों और लोग बढ़ चढ़कर इस जो चुनावी उत्सव है उसमें हिस्सा लें। कोई भी अपना वोट कास्ट करने के लिए घर में ना बैठा रहे, घर से बाहर निकले और डेफिनेटली अपना वोट कास्ट करे। यह बहुत प्रेशियस है, अमूल्य है। इसी कामना के साथ मैं जम्मू से ज्योति पचनंदा। धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको एक हफ्ते बाद सूची देंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।